So welcome back दोस्तों. Today we are going to learn about treatment of cancer. कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. So बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा उसके ऊपर वर्क हुआ है कैंसर के ऊपर, और अभी तक जो ट्रीटमेंट मौजूद है उन ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. So फर्स्ट वन इज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी डायरेक्टली सजेस्ट की केमिकल का यूज करके कैंसर सेल्स को किल करना, केमिकल का यूज करके कैंसर को ट्रीट करना. इट्स अ कीमोथेरेपी. तो बेसिकली कीमोथेरेपी के अंदर ऐसे केमिकल्स या ऐसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक हो या फिर कैंसर सेल्स को किल कर सके, ऐसे प्रॉपर्टीज वाले हो. सो स्पेसिफिकली टारगेट करके ऐसे ड्रग्स को, ऐसे केमिकल्स को कैंसर कॉज एरिया में पेनिट्रेट किया जाता है. और ये रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर पूरे के पूरे कैंसर सेल्स तो खत्म नहीं हो पाते. सो ये डोसेज देने पड़ते हैं, मतलब कम से कम 8 या 10 डोसेज उनके देने पड़ते हैं तब तक जब तक कि वो कंप्लीट कैंसर, अगेन इट्स डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ कैंसर कि कौन से लेवल पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो. फर्स्ट लेवल पर होगा तो वो ज्यादा जल्दी क्योर हो सकता है, सेकेंड लेवल पर होगा तो वो उससे ज्यादा टाइम लेगा, अगेन थोड़ा डेंजरस लेवल पे गया होगा तो वो भी उससे भी ज्यादा टाइम लेगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड ऑफ कैंसर कॉज, कि कैंसर कॉज जो कि कितना टाइम पीरियड हुआ है, वो कैंसर कौन से स्टेज पे, ट्यूमर का साइज क्या है, ट्यूमर का सेल्स क्या फिर मैलिग्नेंट है या फिर नॉन मैलिग्नेंट है, अभी तक एक्टिवेशन हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग कीमोथेरेपी के डोसेज और उनका टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो डोसेज पेशेंट के अंदर पेनिट्रेट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं. सो कीमोथेरेपी के अंदर केमिकल्स डायरेक्टली कैंसर सेल्स को तो किल करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी. अगेन वी आर इंसर्टिंग सिंथेटिक केमिकल्स, हमने आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर किए केमिकल्स उन्हें इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके साइड इफेक्ट्स होंगे. तो साइड इफेक्ट्स के अंदर बाल झड़ना एक कॉमन साइड इफेक्ट जो कीमोथेरेपी के अंदर बहुत बार देखा जाता है. पूरे के पूरे बाल झड़ जाते हैं, उसी के साथ साथ एनीमिया होने का खतरा भी रहता है, यानी कि ब्लड सेल्स का कम होना. सो ब्लड सेल्स कम होना और बाल झड़ जाना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी में बहुत बार दिखाई देते हैं. सो जैसे ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, कैंसर का क्योर हो जाता है या फिर उसका नंबर कम हो जाता है, तो जैसे जैसे डोसेज मतलब हम लोग कम करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वापस से हेयर ग्रोथ होने लगती है, एनीमिया क्योर होने लगता है. सो ये जो साइड इफेक्ट्स है वो कीमोथेरेपी के केमिकल के ऊपर डिपेंड है. आगे कि कीमोथेरेपी का केमिकल कितने देर अपने बॉडी में रहता है, कितना डोसेज हम लोग उसके देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है. सो फर्स्ट वन हमने देखा कि कीमोथेरेपी. सेकेंड वन जो है वो रेडियोथेरेपी है. रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो वेव्स या फिर जो एनर्जेटिक्स वेव्स है उनका यूज करके, मतलब कि जैसे हमने कॉज में देखा था एक्सरे, गामा रेज, अल्फा रेज वगैरह, सो यही रेज को कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है. इंटरेस्टिंग है, जो रेज कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए. सो बेसिकली इसके अंदर एक्सरे, गामा रेज को यूज किया जाता है. ये जो रेडियो वेव्स है उनका फिक्स कॉन्सेंट्रेशन, उनका फिक्स रेडिएशन पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जहाँ पे कैंसर के सेल्स मौजूद है, उनका ट्यूमर मौजूद है, उसके ऊपर डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है ताकि कम से कम बाकी नॉर्मल सेल्स को डैमेज हो. यस, ये रेडियो वेव्स नॉर्मल सेल्स को भी हार्म कर सकते हैं, इसीलिए टारगेटेड एरिया के ऊपर ही उनका कांटेक्ट कराना या फिर टारगेटेड एरिया के ऊपर ही उनका एक्सपोजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ऐसे ही किया जाता है, ट्यूमर को डायरेक्टली या फिर ट्यूमर वाले एरिया के ऊपर टारगेट करके रेज को इमिट किया जाता है. सो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वो कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन. तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं. इनसे एक्सरे और गामा रेज का प्रोडक्शन करके उन्हें डायरेक्टली ट्यूमर सेल्स के ऊपर एक्सपोज किया जाता है.
जिसके कारण ये ट्यूमर सेल्स मर जाते हैं, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उन्हें बर्न किया जाता है ट्यूमर सेल्स को। सो बहुत बार ऐसे किया जाता है कि कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी या फिर अल्टरनेटिव दोनों साथ में दिए जाते हैं। इससे जो कैंसर रिकवर होने का, मतलब कि कैंसर अगेन डेवलप होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मतलब कि केमिकल्स जो उन्हें अंदर से मार रहे हैं और बाहर से डायरेक्टली रेडियो वेव्स उन्हें किल कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, सो खतरा थोड़ा कम हो जाता है। अगेन थर्ड वन इज सर्जरी। ट्रीटमेंट के अंदर थर्ड जो मेथड है सर्जरी। सर्जरी के अंदर डायरेक्टली ट्यूमर सेल्स को या फिर ट्यूमर को, एंटायर ट्यूमर को डायरेक्टली काट कर या फिर उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो ये जो सर्जरी वाला मेथड है वो प्राइमरी स्टेज के अंदर बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ट्यूमर का साइज या फिर ट्यूमर का जो मैलिग्नेंसी है, जो फैलने का दौर जो होता है वो शुरू नहीं होता। सो ये कंडीशन के अंदर सर्जरी करवाना सेफ रहता है। लेकिन सर्जरी के अंदर कैंसर सेल्स, वो ट्यूमर से वहां पे एक भी अगर रह गया तो वो एक सेल अगेन ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, इसलिए रिकवरी होने का चांसेस बहुत ही अगेन ज्यादा होता है। कैंसर रिकवरी मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंसर अगेन डेवलप होने का चांसेस वहां पे रहता है, क्योंकि सर्जरी के अंदर हम लोग टिश्यू को कट कर रहे थे। सो टिश्यू कट करते समय एक सेल्स के बारे में हम लोग ऐसे देख नहीं सकते कि कितने सेल्स वहां पे कट हो रहे हैं या फिर कितने सेल्स बाकी रह रहे हैं। एंटायर एरिया कंप्लीटली उसे काटना पड़ता है, एंटायर एरिया उसे कंप्लीटली रिमूव करना पड़ता है। एक भी सेल अगर बॉडी के अंदर रहता है तो वो अगेन कैंसर डेवलप कर देता है, कैंसर ट्यूमर को अगेन वो डेवलप कर देता है। सो इट्स अगेन रिस्की मेथड। सो फर्स्ट स्टेज वाले कैंसर के अंदर मोस्टली सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है। लेकिन सर्जरी के साथ साथ अगेन मैंने बोला कि ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ अगर मतलब सर्जरी अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आइदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों में से कोई ना कोई वहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर एक सेल बचता है तो फिर से कैंसर डेवलप होता है। मतलब कि जो भी हमने एफर्ट्स लिए कैंसर क्योर करने के लिए, उसके ऊपर अगेन पानी फिर जाता है, क्योंकि वो क्योर नहीं हो रहा है। एक सेल भी अगेन कैंसर ट्यूमर को रिकवर कर रहा है। तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर बेसिकली बॉडी को ही ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि कैंसर सेल्स को खुद ब खुद डीजनरेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। सो अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर्ड किया जाता है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफाइंग मॉलिक्यूल्स। अभी ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स, जो कि इम्यून रिस्पांस को डिनोट कर रहा है। सो इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के लिए वहां पे इंटरफेरॉन्स मॉलिक्यूल को, इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया जाता है, उनके अंदर इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल का इंसर्शन किया जाता है, जिससे कि वो इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और खुद ब खुद बॉडी कैंसर को ट्रीट करती है। सो इसमें स्पेसिफिकली अल्फा इंटरफेरॉन यूज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का एक रिस्पांस क्रिएट करती है, और वो इम्यून सिस्टम वो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्शन चालू कर देती है। सो लास्ट वन इज सपोर्टिव थेरेपीज। अभी ये सपोर्टिव थेरेपीज डायरेक्टली कैंसर के ऊपर एक्ट होने वाले थेरेपीज नहीं है, बल्कि कैंसर के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए ये सपोर्टिव थेरेपीज है। इन केस कीमोथेरेपी चल रहा है, एनीमिक कंडीशन आती है, एनीमिया अगर वहाँ पे कॉज होता है, तो वहाँ पे ब्लड का सिंथेसिस बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव थेरेपी के अंदर वैसे मॉलिक्यूल्स अपने मेडिसिन अपने ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। सो ऐसे ही जो बॉडी को नुकसान हो रहा है ड्यू टू कैंसर और कैंसर के थेरेपीज से, उनसे रिकवर करने के लिए जो थेरेपीज यूज किए जाते हैं, जो भी मेथड्स ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सपोर्टिव थेरेपीज। उनका डायरेक्टली कैंसर के ऊपर रोल नहीं होता, एक्ट नहीं होता, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स पर, कैंसर के और कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के ऊपर सपोर्टिव थेरेपीज को यूज किया जाता है। सो ये थे कैंसर के
ट्रीटमेंट मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल कीमोथेरेपी, उसके अंदर केमिकल्स यूज किए। सो देन कीमोथेरेपी के बाद वहाँ रेडियोथेरेपी के अंदर अल्फा या बीटा, एक्सरेज, गामा रेज यूज किए। उसके बाद में सर्जरी, जिसमें डायरेक्टली कटिंग करके उसको रिमूव करना था। फोर्थ वन इज इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर बॉडी को ही इम्यूनाइज किया जाता है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। अगेन फिफ्थ वन इज सपोर्टिव थेरेपीज। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन डिस्कशन के लिए कि कोई भी एक ट्रीटमेंट से कैंसर क्योर नहीं होता, बल्कि कैंसर को कैंसर क्यों बोला जाता है। अगेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे बोला जाता है कि इनक्यूरेबल है, कि वो 100% क्योर नहीं होता। उसका रीजन ऐसा है कि वो सेल्स के अंदर आया हुआ मॉडिफिकेशन है। जो सेल्स नॉर्मल सेल्स अपने ही बॉडी के थे और वो अभी कैंसर सेल्स है। सो कैंसर को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो मॉडिफिकेशन को रोकना जरूरी होता है। अगेन ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि कैंसर सेल्स पहले बॉडी के सेल्स भी थे, उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से, डीएनए के अंदर आया हुआ चेंजेस की वजह से वो कैंसर सेल्स बने हैं। सो दैट्स व्हाई ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन को रोकना बहुत ही जरूरी है, तभी वो कैंसर ट्रीट हो सकता है। सो ये ट्रीटमेंट, कोई भी एक ट्रीटमेंट कैंसर को डायरेक्टली क्योर नहीं कर सकती। एक ट्रीटमेंट से कैंसर क्योर नहीं होता, तो उसके साथ साथ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी उसके साथ साथ देना पड़ता है। अगेन डिपेंड ऑन द कैंसर का स्टेज, कौन से स्टेज के ऊपर वो कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी थेरेपीज और कितने टाइम पीरियड के लिए उसे देना है, अप्लाई करना है, वो डिसाइड किया जाता है। मोस्टली कीमोथेरेपी अपने इधर सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के अंदर सेल्स का डिस्ट्रक्शन जल्दी होता है। उसी के साथ साथ अल्टरनेटिव मेथड्स में रेडियोथेरेपी यूज किया जाता है। जब भी ट्यूमर का साइज ज्यादा होता है तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी तीनों सजेस्ट किए जाते हैं। अगेन कीमोथेरेपी जो सेल्स बढ़ रहे हैं उनका नंबर कम करेंगे। रेडियोथेरेपी सेल्स को बर्न करेंगे जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, और अगर बड़ा ट्यूमर हुआ तो फर्स्ट उसको सर्जरी करके निकाल लिया जाता है, और बचे कुछ एरिया के ऊपर, बचे कुछ सेल्स, कैंसर सेल्स के ऊपर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अप्लाई किया जाता है। अगेन वो कंडीशन के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी भी बहुत बार यूज किया जाता है, क्योंकि अगर बॉडी का ही रिस्पॉन्स होगा तो रिकवरी ज्यादा जल्दी हो सकती है पेशेंट की फ्रॉम कैंसर। एंड देन सपोर्टिव थेरेपीज तो ऑलवेज रहती ही है, क्योंकि सपोर्टिव थेरेपीज नहीं रहेंगे तो साइड इफेक्ट से पेशेंट को ज्यादा हार्म या फिर ज्यादा नुकसान होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो ये थे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट तो हमने सीख लिया, लेकिन अब कैंसर सेल्स का रिसर्च में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी ह्यूमन सेल्स है, तो ह्यूमन सेल्स से ही कैंसर सेल्स बने हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल सेल्स से जल्दी होता है, कैंसर सेल्स का ग्रोथ नॉर्मल सेल्स से जल्दी हो जाता है, कैंसर सेल्स का मॉर्टेलिटी रेट नॉर्मल सेल्स से कम होता है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ चेंजेस कर सके, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि कैसे करेंगे उसको, कौन से मेथड से करेंगे, लेकिन अगर ये कैंसर सेल्स को कहीं पे हम अगर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म अगर ढूंढ लें बाय एनी थेरेपी और बाय एनी मेथड, जेनेटिक हो या फिर कोई भी मेथड, उसको अगर कंट्रोल करने का मेथड ढूंढे या फिर उनको फिर से नॉर्मल सेल्स के अंदर बदलने का अगर हम लोग मेथड ढूंढे, तो सोचो इससे हमें कितना फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बार अगर कोई ऑर्गन अपने बॉडी का खराब हो जाता है तो वो रिजनरेट नहीं हो सकता। कैंसर सेल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करके एक मास तैयार कर सकते हैं, एक मास सेल का एक बंच रेडी कर सकते हैं। सो यही कैंसर सेल्स को अगर हम लोग एक सिचुएटेड या फिर एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंदर ग्रोथ करने को प्रमोट करें, और वो ग्रोथ होने के बाद उनको नॉर्मल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो वो कंडीशन में नया ऑर्गन फॉर्मेशन या फिर ऑर्गन का जितना डैमेज है उतना उसका ऑर्गन का रिकवरी कैंसर सेल से कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर और ज्यादा उसके यूजेस क्या है तो वो आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि अभी मैं बोलते रहता हूँ कि साइंस या फिर बायोलॉजी सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर थोड़ा इमेजिनेशन, उसके अंदर थोड़ा सोचना भी इम्पोर्टेंट है।
सो ये एक क्वेश्चन आपको मैं स्टार्ट करके देता हूँ कि कैंसर सेल्स का कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आपके मेडिकल साइंस हो या फिर कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिकल साइंस हो, कोई भी साइंस के अंदर आप कैंसर सेल्स को कैसे यूज कर सकते हो, आप मुझे बताओगे मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर कमेंट्स के अंदर।